व्हाट यू विल डू, जितना अभी तक हम लोग ने बात की उसके बेसिस पे टोटल हार्डनेस कितनी होगी? 35 हो जाएगी, 35 यूनिट्स। 45 मैम। 45 टोटल जो होगी। चलो चलो एक एक करके बात करते हैं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल करिए सबसे पहले चेक करिए सारा डेटा हमें ज़रूरत है या कुछ नहीं भी है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट टेम्पररी और हार्डनेस है या नहीं और किस टाइप की है? सबसे पहले Ca हार्डनेस है, आगे बढ़ो। बाइकार्बोनेट तो किस टाइप की हुई? टेम्पररी। नेक्स्ट इज MgSO4 हार्डनेस है या नहीं? यस मैम। नो किस टाइप की है? हाँ, who said no? हाँ मैम, सॉरी मैम, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हो। कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस, सॉरी फिर से कैल्शियम बाइकार्बोनेट ही लिख दिया है, दैट्स व्हाई यू पीपल वर लेट अस चेंज इट टू कैल्शियम क्लोराइड। लेट मी क्विकली चेंज इट। अलग अलग नहीं दिया होता एक ही सॉल्ट। let us make it calcium chloride. Now is it temporary or permanent? Permanent. Yes. Now sodium bicarbonate, temporary or permanent? Ma'am, temporary. Temporary. Magnesium bicarbonate? Ma'am, temporary. Permanent. Soft water. Who is soft water? Magnesium bicarbonate? Temporary है मैम। कौन? जरा आप चेक कर लो सब सही है, कहीं कुछ किसी ने गलत कहा और हमने गलत लिखा तो नहीं है? सोडियम वाला टेम्पररी वाटर होगा ना? सॉफ्ट होगा। देखो सोडियम वाटर। yes you are right. सोडियम सॉल्ट्स आर नॉन हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स। अगर न्यूमेरिकल में दिए हैं वहां पर डैश कर दोगे, मतलब आगे हम इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स हार्डनेस कॉज नहीं करते हैं, राइट? अब टेम्पररी हार्डनेस बतानी हो तो कितनी बताओगे? व्हाट इज द टेम्पररी हार्डनेस इन इट? 20. आपने क्या किया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के यूनिट्स को जोड़ दिया, 20 बता दिया। परमानेंट 15. यस, और 10 और 20 और 15 जोड़ दिया, आपने कह दिया ये टोटल हार्डनेस हो गई उस वाटर सैंपल की। बट माय क्वेश्चन इज कैन टू डिफरेंट केमिकल्स बी एडेड न्यूमेरिकली? कैन इट बी एडेड? एक सेब है, एक टमाटर है, एक एक्स है, एक वाई है, केमिकल ऐड करने का मतलब समझ रहे हो? एक कैल्शियम सल्फेट है, एक मैग्नीशियम सल्फेट है, क्या दो केमिकल्स हम जोड़ सकते हैं मैथमेटिकली? No, it cannot be done. It cannot be done. So how to calculate? What is being done? जितने भी सॉल्ट्स या जितने भी इम्प्योरिटीज हमें क्वेश्चन में दी होती हैं, अब हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आ गए, कैलकुलेशन मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे आ गए आफ्टर थियरी, अंडरस्टैंडिंग द थियरी। जितने भी सॉल्ट्स दिए होते हैं पहले हम उसे अब जोड़ना है, क्योंकि बिना जोड़े तो हम टोटल बता ही नहीं सकते। टोटल मीन्स टोटल दिशा, बट अलग अलग केमिकल्स को जोड़ घटा भी नहीं सकते, दे कैन नॉट बी मैथमेटिकली ऑपरेटेड। सो व्हाट इज बीइंग डन, अगर हम सारे केमिकल्स को, जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज पानी में दी हैं जो हमें काम की हैं कैलकुलेशन में, अगर हम उन सारों को एक कॉमन केमिकल में बदल दें, गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी सॉल्ट्स या इम्प्योरिटीज दी हैं उसे एक कॉमन सॉल्ट में बदल दें और कॉमन केमिकल में बदल दें, यानी एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, सबको एक्स में कन्वर्ट कर दें, तो क्या अब उसके आगे मैथमेटिकली वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम? Yes, ma'am. Now they can be added or subtracted because they are the same, it is the same chemical, you can talk about adding or subtracting. But अलग अलग chemicals को mathematically you cannot do any operation for that or any calculation for that. So what is being done, the next step, जैसे ही कोई numerical water chemistry का होगा, चाहे हार्डनेस का हो, चाहे लाइम सोडा का हो, चाहे जियोलाइट का होगा, हमको कैलकुलेशन के लिए दिए गए सॉल्ट को उसके एक कॉमन सॉल्ट में बदलते हैं, और वो कॉमन सॉल्ट बाय द यूनियन ऑफ एसोसिएशन ऑफ द केमिस्ट IUPAC के हिसाब से दे सेलेक्टेड एज कैल्शियम कार्बोनेट।
वो कॉमन सॉल्ट जिसमें सारे सॉल्ट्स को हम पहले बदलेंगे फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, दैट सॉल्ट हैड बीन सेलेक्टेड एज कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट ने कोई ब्राइव तो किया नहीं होगा, व्हाई इज इट सो? कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों चुना? हम मैग्नीशियम कार्बोनेट कर लेते या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर लेते। तो पहला रीजन इसका ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। The molecular weight of calcium carbonate is 100. So the calculation, the conversion part, mathematically it will be easy. Number 2, it is the most insoluble salt in water. पानी में जो सबसे insoluble salt होता है, that is calcium carbonate. तो कोई भी वाटर ट्रीटमेंट हम करेंगे, वाटर रिमूवल प्रोसेस करेंगे, तो आखिरी में कैल्शियम कार्बोनेट में ही खत्म होगा वो, और कैल्शियम कार्बोनेट में ही हम लोग इसलिए हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं। हार्डनेस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। बाकी दिए गए पानी में कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, वही उस पानी की हार्डनेस कहलाती है या डिग्री ऑफ हार्डनेस कहलाती है। तो आई होप समवॉट इट इज क्लियर कि डिग्री ऑफ हार्डनेस, या हम इस टॉपिक पे बढ़ क्यों रहे हैं, द थर्ड दैट इज फॉर द न्यूमेरिकल, this degree of hardness। अब कैसे करते हैं, बदलते हैं, that I will be taking tomorrow in the next class। is somewhat clear कि convert क्यों कर रहे हैं? To have some mathematical operation, otherwise we cannot do any mathematical operation। Fine, so it's 11:45 and so I will be leaving this meeting। Rahul, is your video on? Camera on है? समझ में आया? A5 व्हाट इज दिस? ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट समझ में आया थोड़ा बहुत भी? हाँ बेटा। तो आई विल बी कंटिन्यू कि कैसे करना है, और देन वी विल बी डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल्स ऑन हार्डनेस। तो यू पीपल कैन लीव द मीटिंग एज आई हैड डाउनलोडेड द अटेंडेंस। Good morning to all of you. और सब कैसे हैं? और कोरोना का हाल सही है? घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो कल हमारा, जहाँ तक मुझे याद है, ये हो गया था टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हो गया था ना। आज हम अगला टॉपिक कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक देखो, जो भी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अब अगर हम टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात करें, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो इसमें बेसिकली जो हमें, सर एक क्वेश्चन था सर। सर
बोलो बोलो। सर सेशनल एग्जाम में कहाँ तक आएगा सर? जो मेरा लास्ट लेक्चर होगा वही आएगा, ठीक है? ठीक है सर। तो देखो, अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लोडिंग की, या फिर जो मुझे आपको बेसिकली पढ़ाना है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लेकिन अगर जैसे कि क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि टाइप्स ऑफ लोडिंग, तो टाइप्स ऑफ लोडिंग में सिंपल आपके पास दो तरह की लोडिंग होती है मेनली। एक तो पॉइंट लोड होता है, सेकेंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। पॉइंट लोड क्या होता है? जैसे आप डायग्राम देख रहे हो कि वो लोड, वो फोर्स विच एक्ट्स एट ए पॉइंट, which acts at a point, this is called the point load, है ना? किसी पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है, जैसे कोई ये है यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे एक्ट किया, ये लोड है, ये जो फोर्स है, तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट लोड। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैंने ये सब लिख रखा है, ये आपको मैं फाइल भेज दूंगा तो उसमें आपको चीज़ें और पता चलेगी। तो पॉइंट लोड का मतलब हो गया वो लोड, वो फोर्स दैट विल एक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट का मतलब आप समझते हो क्या होता है? पॉइंट मीन्स हैविंग एरिया इज इक्वल टू 0। जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट। पॉइंट का जो एरिया होता है वो इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल एरिया, दैट मीन्स एरिया अप्रोचिंग टू 0, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट। तो जो किसी पॉइंट पे अप्लाई हो वो लोड, वो फोर्स, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट फोर्स। सेकेंड वन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बार तो ये वाली फोर्स तो जो है पॉइंट लोड तो या पॉइंट फोर्स तो आपने 11th 10th 11th 12th ये सब जगह जितने भी पढ़े हैं ये पॉइंट लोड ही पढ़े। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की या डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स की। देखो इसमें मैंने पहली ही लाइन लिख रखी है, द लोड और फोर्स विच एक्ट्स ओवर ए लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। इंपॉर्टेंट चीज। पहले मैंने क्या कहा था? पॉइंट लोड क्या था? पॉइंट लोड था किसी एक पॉइंट पे एक्ट होता था, किसी एक पॉइंट पे, द फोर्स विच एक्ट ओवर ए पॉइंट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है? विच एक्ट ओवर ए लेंथ, पूरी लेंथ पे, एरिया, पूरे एरिया पे, और वॉल्यूम, होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पे एक्ट करे, होल लेंथ ऑफ द बॉडी पे एक्ट करे, होल एरिया ऑफ द बॉडी पे एक्ट करे। ये सिर्फ पॉइंट पे एक्ट नहीं करता। पॉइंट लोड तो सिर्फ पॉइंट पे एक्ट करता है, लेकिन ये पॉइंट पे नहीं, ये तो पूरी, अगर ये बॉडी है, ये उस बॉडी की पूरी लेंथ पे एक्ट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ, पूरे एरिया पे एक्ट करेगा, पूरे वॉल्यूम पे एक्ट करेगा। ये जो पूरा वॉल्यूम जो भी आएगा, ये पूरे वॉल्यूम पे एक्ट करेगा। तो इस तरह के लोड को जो विच एक्ट ओवर ए लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लोड जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता पॉइंट लोड। पॉइंट लोड तो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पॉइंट लोड। बट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग एट ए सिंगल पॉइंट, इट डिस्ट्रीब्यूटेड, तभी नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड, इट डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर द लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। अब एग्जांपल से आप ज़्यादा बेटर वे में समझोगे। एग्जांपल मैं एक आपको लेता हूँ तब आपको बेटर वे में समझ में आएगा। एग्जांपल मैंने लिया है, देखो मान लो एक कोई केबल, दो दीवारें हैं, एक दीवार ये होगी, एक दीवार ये होगी, ठीक है? दीवारें हैं तो ये फिक्स ही होंगी, तो मैंने इन्हें फिक्स का नोटेशन बना दिया जैसे हम बात करते थे। इनके बीच में जो है मैंने केबल लटका दिया, दिस इज ए केबल, क्योंकि मैंने एग्जांपल में केबल ले रखा है, तो इट में भी एक केबल, इट में भी ये रॉड, ये जो है कुछ भी हो सकता है। इट में भी ये रॉड, इट में भी ये केबल। तो मैंने एग्जांपल में आपको केबल ले रखा है, तो इसलिए आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना कि ये सिर्फ केबल ही होगा, सर ने केबल लिया है। केबल की जगह कोई भी वन डायमेंशनल बॉडी, इट में भी ये रॉड, है ना, इट में भी ये रोप, इट में भी ये वायर, कोई भी वन डायमेंशनल बॉडी। वन डायमेंशनल का मतलब होता है विच कैन वेरी ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। तो जैसे आपका केबल मैंने एग्जांपल ले रखा है, तो आप केबल ले लो, चाहे रॉड ले लो, चाहे रोप ले लो, चाहे वायर ले लो। तो आप सिंपल ये काम करना है कि आपने क्या करा, एक नेल यहाँ पे गाड़ रखी है, एक नेल दीवार में यहाँ पे गाड़ रखी है। नेल का मतलब कोई खूंटी जो दीवार में हम लगाते हैं, वो दोनों गाड़ रखी है यहाँ पे। उनके बीच में आपने केबल जो है बांध दिया, समझ पा रहे हो? केबल बांध दिया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब उस केबल का जो मान के चलो, केबल इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 10 मीटर। इस दीवार के बीच की जो लेंथ है वो 10 मीटर लेंथ है।
दिस लेंथ इज 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब इस होल जो केबल है यहाँ से यहाँ तक, इसका वेट था 200 न्यूटन। इसमें मुझे आपसे थोड़ी चीज़ें बहुत आसान सी पूछनी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। वेट टोटल केबल का जो यहाँ से यहाँ तक है उसका वेट है 20 न्यूटन और उसकी लेंथ है 10 मीटर। अब मुझे ये बताओ, आप यहाँ से यहाँ तक केबल बंधा हुआ है, उसका टोटल वेट 200 न्यूटन है, लेंथ इज 10 मीटर, तो मुझे कोई बताएगा कि 1 मीटर केबल की का वेट कितना होगा? 10 मीटर केबल का लोड है 200 न्यूटन, तो 1 मीटर केबल का लोड कितना होगा? 20 न्यूटन। कोई बताएगा क्या? 20 न्यूटन जी। अच्छा, अब कोई मुझे बताएगा 2 मीटर का लोड कितना होगा? 40। आप सोच रहे हो यार ये तो हाँ बड़ी आसान सी चीजें पूछ रहे हैं। चीजें आसान ही होती हैं, हर चीज आसान होती है, उसे तो टफ आप ही बना देते हो जब आप नहीं समझते हो, नहीं सुनते हो। अब देखो 3 मीटर का 60, 4 मीटर का 80, ये ऐसे ही करते करते आप देखोगे 10 मीटर का 20। अब इसमें एक बढ़िया सी बात मैंने आपको बता डाली जो आप अभी नहीं समझ पाए। आप देख रहे हो, आप अगर इसके 10 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरे 10 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 पूरे मिला के ये 10 पार्ट। अब हर पार्ट का जो वेट है वो 20 न्यूटन, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, इस वाले पोर्शन का हर पोर्शन का जो वेट है वो 20 20 20 20 सब का 20 20 20। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो, लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक है केबल की, लेकिन ये पूरी लेंथ में ये जो लोड है 200 न्यूटन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द केबल। It is distributed along the entire length of the cable। और वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन है 20 न्यूटन पर मीटर। अगर आप मुझसे कहो कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वैल्यू होगी, एक तो होता है लोड, उसकी यूनिट होती है 20 न्यूटन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मीटर, क्योंकि मैंने एक यूनिट लिखी 20 न्यूटन पर मीटर, तो मैं यहाँ पे जो लोड को डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ पर मीटर में बता रहा हूँ। अगर मैं लिख दूँ 20 न्यूटन पर mm, इसका मतलब हो जाएगा 1 mm में 20 न्यूटन लोड जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं लिख दूँ 20 न्यूटन पर इंच, इसका मतलब 1 इंच में जो है 20 न्यूटन जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये यूनिट लिखी गई 20 न्यूटन पर मीटर, तो ये जो यूनिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की यूनिट है। इसका मतलब सामने वाला ये कहना चाह रहा है आपसे कि इस पूरी लेंथ तो है 10 मीटर। तो दूसरी क्लास का हमारे बैच में आ गया। कौन आ गया? हेलो, मुझे दोबारा बताओ क्या नाम है? मोहित। मोहित तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं, आने दो यार, बस डिस्टर्ब ना करे हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। समझ पा रहे हो? देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव, तुम चाहे पूरी दुनिया आ जाए हमारी क्लास में, लेकिन बस हमें डिस्टर्ब ना करो। समझ पा रहे हो नहीं? हमारा ऑब्जेक्टिव है, मुझे देखो खराब बात तभी लगती है जब कोई डिस्टर्ब कर, चाहे आप पूरी दुनिया को इस क्लास से ज्वाइन कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क मुझे तभी पड़ता है जब मतलब जो है मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। मतलब मुझे का मतलब हम सभी को पढ़ने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो ठीक है पढ़ना चाह रहा है, बस वो बढ़िया से पढ़ना चाह रहा है, आसानी से, तसल्ली से, प्यार से पढ़े, हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर बस हमें समस्या उसी से है जो डिस्टर्बेंस करे। तो आप अगर कभी इस तरह की कोई हरकत करता है ना, जैसे कुछ लोग करते थे शुरुआत में, तो उस तरह से अगर कोई अभी भी करे तब उसे मुझे बताओ, मैं तुरंत उसे निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे मोहित नाम का कोई दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है वो लीव कर गया हो, कोई है नहीं मोहित नाम का, जो है आपने मोहित ही नाम लिया था, तो अभी तक तो कोई मेरे सामने आया नहीं है। इसमें मोहित नाम का हमारे पास कोई आदमी है नहीं ज्वाइन। चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बात करी थी कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि ये जो टोटल इस केबल की जो लेंथ है वो 10 मीटर है और इस केबल का जो लोड है वो 20 न्यूटन है। जरा ध्यान से समझना, इसमें यूनिट का थोड़ा सा खेल है।
अगर मैं आपसे कहता हूं कि टोटल लोड इज 20 न्यूटन, इसका मतलब ये जो यूनिट है ये लोड की यूनिट है। लोड का मतलब रिजल्टिंग लोड या पॉइंट लोड। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 20 न्यूटन पर मीटर, अब यहाँ ध्यान से समझना, यूनिट न्यूटन पर मीटर हो गई है, इसका मतलब ये हो गया ये जो यूनिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की यूनिट है, ये लोड की यूनिट नहीं है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, लोड के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, ये बताना चाह रहा है कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर में जो है 20 न्यूटन लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप 2 न्यूटन में फिर 40, 10 न्यूटन में 200, 20 न्यूटन में जो है 400, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। तो इस तरह से जो है ये जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द केबल। अब मुझे ये बताओ क्या ये एग्जांपल आपके समझ में आया या नहीं आया, कैसे लोड लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है? हेलो, यस सर, आ गया। ठीक है। अब सेकंड बात देखो, मैंने लेंथ की बात कवर कर ली, अब हम बात, ये लेंथ की बात कवर हो गई, अब हम बात कवर करते हैं एरिया की। आप कहोगे सर एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? एरिया का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे खाली जगह है, नहीं बना लेते हैं। मान लो आपके घर के ऊपर जो एक पानी का टैंक रखा होता है, पानी का टैंक जिसमें पानी भरा होता है, तो उसका एग्जांपल लेता हूँ तो मुझे समझाने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो उसमें आप देखो ये जो पानी का टैंक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा 3 डायमेंशनल वे में बना दूँ तो इसकी जो सरफेसेस हैं कुछ ऐसे करके हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है जी, ये सिचुएशन है आपके पास। और इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर पानी, ये आपके अंदर पानी होता है ब्लू कलर का, तो मैं थोड़ा लाइट ब्लू कलर कर देता हूँ, ये ऐसा सा इसके अंदर पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है जी, बात समझ में आ गई? इसके अंदर ये पानी भरा हुआ, मुझे बताओ पहले, ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। अब क्या है, देखिए अब ये पानी भरा हुआ है भैया, ये तो हो गया वाटर, दिस इज द वाटर, और ये हो गई इसकी सरफेसेस। अगर हम बात करें ये इसकी, ये दिस वन, दिस इज ये साइड सरफेस हो गई, ये भी इसकी साइड सरफेस हो गई, ऊपर उठी हुई वाली दीवारें, और नीचे वाला जो है दिस इज इट्स बॉटम पोर्शन। बॉटम पोर्शन को किससे बना दूं? बॉटम पोर्शन को बना देता हूँ ग्रीन कलर से। ये इसका जो है बॉटम पोर्शन, दिस वन इज ए बॉटम पोर्शन, ठीक है। तो ये साइड सरफेसेस हैं और ये बॉटम सरफेस है। अब आप देखो ये पूरा एरिया, दिस इज द होल कंप्लीट एरिया, ये वाला दिस एरिया बॉटम वाला एरिया, ये साइड वाला एरिया, ये साइड एरियाज है, ये बॉटम एरिया, ठीक है, ये भी साइड एरिया है, दोनों साइड एरियाज हैं। तो ये एरिया पूरा इतना कवर हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पूरे एरिया पे या चाहे बॉटम वाले एरिया पे, इसके वेट की वजह से ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया पे तो इधर की तरफ ये जो पानी है प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, इधर की तरफ पानी फोर्स लगा रहा होगा नहीं बताओ, और इस वाली सरफेस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अगर ये दीवारें आपकी थोड़ी सी कमजोर हो तो ढह जाएंगी, और इस बॉटम वाले पे जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा पूरे के पूरे एरिया पे। बताओ बात समझ में आ रही है जी? हेलो, यस सर। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये जो राइट वाली राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट में और बॉटम वाली बॉटम में ना। क्या कह रहे हो? लेफ्ट, एक तो ये लेफ्ट साइड है ये वाली, एक राइट साइड है ये वाली, दिस इज द राइट साइड एरिया, ये राइट साइड एरिया हो गया। मतलब फोर्स हाँ, फोर्स जो होगा राइट वाली राइट साइड में, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड में और बॉटम वाली बॉटम साइड में लगा रही होगी।
हाँ मतलब आप समझ लो जरा, जैसे क्या मान लीजिए आपने कोई एक तरह से जो पानी की ऊपर टैंक होता है उसमें आपने, मैं रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ, वैसे सर्कुलर भी हो सकता है, तो उसकी चारों दीवारों पे एक तो सरफेस वाली दीवारें हैं भाई, उस पे जो है वाटर जो है क्या करता है, फोर्स करता है नहीं करता चारों तरफ, या इस पे कर रहा होगा चारों दीवारों पे जो है, और ये बॉटम वाली पे भी फोर्स लगा रहा होगा। तो कहने का मतलब है ये पूरा एरिया पे जो फोर्स है that is distributed along this area, side areas as well as bottom areas। तो इस तरह से जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एरियाज पे। तो इस तरह से हम इसे कहते हैं द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। हम कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स में मैं कहता हूँ कि द फोर्स विच एक्टेड ओवर द लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो उसका लेंथ का एग्जांपल मैंने पहले दे दिया था आपको, केबल का एग्जांपल देके। इसका मैंने ये वाला एग्जांपल दे दिया कि किस तरह से जो वेट है, जो फोर्स है, वेट ऑफ द वाटर का मतलब फोर्स, द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एंटायर एरियाज ऑफ द बॉडी। इस तरह से जो फोर्स है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये चीज समझ में आई? यस सर। तीसरी चीज होती है वॉल्यूम, कैसे वेट जो है वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब आप देखो, अगर मैं मान लीजिए कोई बॉडी बना दूं, यहाँ पे कंप्लीट होल बॉडी बना देता हूँ, ये जो मान लो इस बॉडी का जो वेट है फॉर एग्जांपल वो 20 न्यूटन है। इस बॉडी का वेट 20 न्यूटन। अगर आप इस पूरा इसका वॉल्यूम मान लीजिए, इसका ये कंप्लीट वॉल्यूम है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो इसका कंप्लीट वॉल्यूम, इसलिए मैं 3 डायमेंशंस दिखा रहा हूँ। इसका जो कंप्लीट वेट है वो 20 न्यूटन। अगर हम इसे, इसके वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड कर दें, मान लीजिए वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड कर दें हाफ इसका वॉल्यूम डिवाइड कर दें, तो अगर इसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा तो मुझे ये बता दो इसका वेट कितना हो जाएगा। आपने इसे बीच से काट दिया, बीच से काट के आधा वो 10 न्यूटन, ऊपर भी 10 न्यूटन और नीचे भी 10 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि भैया अगर इसका जो वेट है that is uniformly distributed along the volume of the body। अगर आप इसके 4 इक्वल पोर्शन कर दोगे तो ये 5-5 न्यूटन हो जाएगा चारों पोर्शन में, और अगर आप 2 पोर्शन करोगे 10-10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से we can say the weight of the body means the force acting on the body is distributed along the entire volume of the body। तो इस तरह से हम वॉल्यूम का एग्जाम्पल कि किस तरह से जो लोड है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, अलोंग द एरिया, अलोंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो ये सारे के सारे मैंने ये एग्जांपल भी ले लिया, ये एग्जांपल भी ले लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ चलती है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं कि जब इस तरह के फोर्सेस, जब फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस किसी बॉडी पे लगे होते हैं, चाहे वो लेंथ पे लगे हो, हमारे सिलेबस में तो खैर यही पहला वाला है, सिलेबस में आपके ये लेंथ वाला है, ये वाला मतलब इस तरह की लेंथ पे लगे, तो हम इसकी अगर ना भी बात करें एरिया और वॉल्यूम की, तब भी हम हमारा काम बढ़िया से हो सकता है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, उसकी एंटायर लेंथ पे जो है लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, तो अब हमें उसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो अगर कोई भी कैलकुलेशन करनी है, हमें कैलकुलेशंस जब हम करते हैं, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि हमें उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करवानी होती है। जब तक वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होती तब तक वी कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ द एनालिसिस ऑन दैट बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है तो सबसे पहले हमें इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम को कैलकुलेशन के लिए आपको बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट का पता होना ही चाहिए। तो तभी तो हम कहते हैं व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसलिए अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स आपकी किसी बॉडी पे किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें क्या करना है
कि उसका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा उस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का। अब रिजल्टेंट जो पूरे का पूरा, मान लीजिए इस पूरी लेंथ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पे केबल पे जो है अगर लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इसका रिजल्टेंट कितना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जब तक रिजल्टेंट नहीं पता होगा तब तक हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास क्वेश्चन होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसमें हमारे पास ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन डीलिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अंडर द कंडीशन अंडर द डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस, ये कह रहा है वी हैव टू रिप्लेस सच डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स बाय ए सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, देन दिस कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कहने का मतलब हुआ? इसके कहने का मतलब हुआ कि इतने सारे लोड आपने इस पूरी लेंथ पे यहाँ से यहाँ तक लगा रखे हैं। इस लेंथ पे मान लीजिए इस लेंथ को आपने दिया और हर लेंथ पे जो है हर पोर्शन पे जो इक्वल लोड है, तो इसके इतने सारे लोड का जो है इतने सारे लोड का से काम नहीं चलेगा, हमें तो एक लोड चाहिए, इनका रिजल्टेंट चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड टू गेट द रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट हमें चाहिए, एक सिंगल फोर्स। तो इन सारे फोर्सेस का, इतने सारे फोर्सेस का एक सिंगल फोर्स कैलकुलेट करना, जिसे हम पॉइंट फोर्स कहते हैं, जिसे हम पॉइंट फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड का एक रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं और वो जो रिजल्टेंट होगा वो एक सिंगल फोर्स ही होगा, और सिंगल फोर्स जो होता है वो एक पॉइंट फोर्स होता है, ये ध्यान रखें। इसका मतलब इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट फोर्स ही होगा। और वो कैसे रिप्लेस करा जाएगा उसकी तरकीब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगे हों तो उस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का रिजल्टेंट हम कैसे निकालें। और रिजल्टेंट की बात हो रही है तो रिजल्टेंट का मतलब होता है सिंगल फोर्स, एक फोर्स। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि भैया कितने भी फोर्स हो तो उसका एक सिंगल फोर्स, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। तो हमें जो है फाइनली उस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का जो है रिजल्टेंट फोर्स निकालना ही पड़ेगा। और रिजल्टेंट जो एक सिंगल फोर्स होता है वो एक पॉइंट फोर्स होता है, जिसे हम कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स भी कहते हैं। पॉइंट फोर्स ये वाला फोर्स, ये वाला ऊपर वाला, सबसे पहले जो मैंने आपसे बात करी ये वाला फोर्स, पॉइंट फोर्स, क्योंकि दो ही तरह के फोर्स की बात हो रही है आपसे लोड की, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पॉइंट। तो जो रिजल्टेंट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड का वो पॉइंट लोड ही होता है, पॉइंट फोर्स ही होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लगता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसमें एक आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहाँ पे, सारा ये नोट्स आपको भेज दूंगा A to Z। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो देखो और बढ़िया से मैं आपको बता रहा हूँ क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो आपके बिल्कुल पिक्चर में आए, एकदम दिमाग में आ जाए। देखो इस लाइन को पढ़ो, द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फॉर ए फिजिकल पिक्चर। एक्चुअल में अगर आप इसे इमेजिन करना चाहते हो तो क्या है, इसे आप क्या करो, एक बीम है, ये कोई बीम है हमारे पास, बीम वही वाला जो आप बिल्डिंग बनाते हो, बीम बनाते हो, तो उस बीम में थोड़ा मान के चलो, उस बीम को थोड़ा चौड़ा बीम है, थोड़ा सा चौड़ा, उसकी विड्थ है ना, लेंथ तो ये हो गई, उसकी विड्थ का मतलब ये वाली सिचुएशन, ऐसे मैं बनाता हूँ इस तरह से, ये वाली साइड बीम, ऐसे वाली साइड, ठीक है। नीचे आपने ये बना दिया, ये इसकी सपोर्ट होगी। सपोर्ट की जान पहचान मैंने आपकी करवा दी है पहले से ही। मुझे कोई बताएगा कि ये कौन से टाइप की सपोर्ट है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे? कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा क्या? भूल गए ना? देखो ये मुझे खराब बात लगती है, बस मुझे जो है नाराजगी आपसे यहीं पे आती है। मैं कोई सब चीज़ जब आपसे बताता हूँ और मैं देखो लेक्चर इतने मन से लेता हूँ कि मैं अपना सब कुछ आपको जो है दे देता हूँ जो मुझे उस टाइम मुझे पता होता है, और उसके बावजूद भी अगर आप मुझे छोटी सी बात नहीं बता पाते हो जो मैं आपको बता चुका हूँ तो बड़ा मुझे गुस्सा आता है इस बात देख के। मुझे ऐसा लगता है यार मैं गलत ही पढ़ा हूँ। बताओ, मैंने आपसे कल टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, और तुम ये भी जानते हो कि मैं कोई भी चीज़ फर्जी नहीं पढ़ाता, मैं हर वो चीज़ आपसे पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ाता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि अगर मैं उन्हें नहीं पढ़ाऊँगा तो आप वो वाली चीज़ जो है समझ नहीं पाओगे जो एक्चुअल में सिलेबस में। तो
जो चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो बेसिकली वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं ही, बिना उनके पढ़ाए आप समझ नहीं सकते। अदरवाइज फिर आपको कन्फ्यूजन ही बना रहेगा, ये चीज़ें यार सर ने बता दी कहाँ से आ गई, तो मैं वो जो चीज़ें हैं ना कहाँ से आ गई पूरा उसका आंसर आपको पहले से ही दे चुका होता हूँ, तो आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये चल क्या रही है चीज़ें जो भी सिंसियर पढ़ने वाला है। लेकिन दुख तब होता है जब मैं ये सब कुछ करता हूँ और उसके बावजूद भी आप अगर कोई जवाब नहीं दे पाते तो फिर बड़ा ख़राब लगता है कि अंदर की मैं तो इनके लिए इतनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहा हूँ कि जिससे इन्हें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और चीज़ें बेकार हो जा रही हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, चाहे ये सब्जेक्ट कितना भी आपको टफ लगता हो, लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि ये टफ सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स कंटिन्यूसली सारे लेक्चर करे हों, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आपको दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, दुनिया का सबसे आसान। आपको इससे आसान कुछ लगेगा ही नहीं, लेकिन कंडीशन एक ही है कि जो है बस रेगुलर लेक्चर होने चाहिए, क्योंकि मैं चीज़ों को बिल्कुल सीरीज में पढ़ाता हूँ। मैं कभी भी लेक्चर को तितर पितर नहीं करता कि एक लेक्चर यहाँ पे एक लेक्चर वहाँ पे, कोई सा भी लेक्चर कभी भी पढ़ा दिया ना। मैं हमेशा लेक्चर्स को सीरीज में रखता हूँ, कौन से लेक्चर को पहले पढ़ाना है और कौन सा उसके बाद पढ़ाना है। मैं यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ाता, मैं अपने हिसाब से कौन सी चीज़ को पहले और कौन सी चीज़ को बाद में, जिससे क्या आपको कहीं से कहीं तक भी समझने में कोई डिस्टर्बेंस, कोई भी परेशानी ना हो। अब उसमें अगर कोई स्टूडेंट अगर बीच में कोई लेक्चर मिस कर देता है तो उसने एक लिंक गायब कर दिया बीच में, तब फिर उसके हो सकता है समझ में ना आए चीज़ें। लेकिन जिसने क्लास 100% अटेंड करी होंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर उसमें थोड़ी सी भी सिंसियरिटी रखी होगी पढ़ते हुए, ये सब्जेक्ट उसके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट है। लेकिन अब मुझे दुख तब होता है कि अब जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और वो भी ऐसा क्वेश्चन कि जिसका आंसर मुझे तुरंत मिलना चाहिए और वो नहीं मिल पाता। तो मैंने आपको कल जो है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पढ़ाई थी। पहली थी फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, दूसरी थी रोलर सपोर्ट, तीसरी थी हिंज सपोर्ट और चौथी थी फिक्स सपोर्ट। तो अब तो बता दो कौन कौन सी सपोर्ट है, ए और बी जो है। अभी भी नहीं। रोलर सपोर्ट, बी रोलिंग सपोर्ट। चलो कम से कम कौन सी वाली रोलर सपोर्ट है? ये वाली तो रोलर है, बी नंबर। हाँ वेरी गुड। रोलर है सर। और ए जो है दिस इज द हिंज। हिंज पे जो है हिंज पे दो रिएक्शन लगती हैं। मैं आपको आज याद दिला देना, ये नोट्स वाली वो कॉपी भेज दूंगा जो मैंने टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ाई। तो यार एक्चुअली आप मुझे याद भी तो नहीं दिलाते हो ना, दिक्कत तो ये है। मैं तो सोचता हूँ मैंने कर दिया अपना काम, लेकिन बाद में मैं भूल जाता हूँ। दिलवाते कहाँ हो? वो तो एक लड़के ने वो वाले नोट्स हमारे इसलिए मिल गए क्योंकि एक A4 के लड़के ने मुझसे मांग बैठा शाम के टाइम, सर वो जो आज पढ़ाया था वो नोट्स भेज देना। तो फिर जब मैं एक सेक्शन को भेजता हूँ फिर सभी को भेज देता हूँ। मैं क्या, फिर जब यहाँ भी तो पढ़ाया ही है तो यहाँ भी सब उस दिन जो है आपको इसलिए मिल गए नोट्स। अगर आप नहीं मांगते तो मैं भी ठंडा पड़ जाता हूँ कि चलो हो सकता है बच्चों को तभी सारा समझ में आ गया। तो मुझे पता होता है कि आपके समझ में नहीं आता कुछ, फिर भी मैंने कहा चल इन्हें नहीं चाहिए नोट्स तो कोई बात ही नहीं। अगर आप मांगोगे तो नोट्स तो मैं दूंगा ही, उस दिन नहीं दूंगा अगले दिन दूंगा, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर चुका हूँ नोट्स तो देना ही है। लेकिन आप पता नहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि चलो सर नोट्स तो देंगे ही, अब पढ़ो मत पढ़ो नोट्स से पढ़ लेंगे। बेटा अगर नोट्स से पढ़ाई हो सकती होती ना, ये कोई BA नहीं है जो आपको जो है एक बुक बता दी गई और वो आपने पढ़ ली, उसमें कोई वैसे कहानी है ही नहीं, जितनी बार पढ़ोगे समझ में आती चली जाएगी। ये तो चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप खुद पढ़ना शुरू कर दिए सिर्फ नोट से तो पता चला कंसेप्ट था कुछ और समझ गए कुछ, करना था कैसे और समझ गए कुछ, उल्टा ही चलो। तो इसलिए क्या है, नोट्स इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ उस नोट्स में लिखा क्या है उसके उसे समझना, वो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब मैं आपसे शुरुआत से बता रहा हूँ कि देखो ये नोट्स कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये तो आपको बहुत सारी बुक्स इस पे लिखी हुई हैं, कहीं नहीं मिल जाएंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो नोट्स में उस लाइन का मतलब क्या है एक्चुअल, तो आप गलत निकाल लेते हो, मतलब होता कुछ और। इसलिए यहाँ पे जो है टीचर की जरूरत है। तो यहाँ पे हम बात करें हिंज सपोर्ट, तो हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शंस होती थी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन होती थी, एक वर्टिकल। चलो अभी मुद्दा रोलर का सपोर्ट्स का नहीं है, मुद्दा था इस बीम का। मान लीजिए इस बीम के ये जो लाइन ए बी दिखाई दे रही है, एक पूरा प्लेन है, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन। इस प्लेन पे आपने क्या करा कि फॉर ए फिजिकल पिक्चराइजेशन इस बीम पे आपने जो है वो कह रहा है टू बी इमेजिन्ड टू बी कॉज्ड बाय द सैंड पाइल्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम बाय वेरिंग डेप्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस पे एक मिट्टी डालनी शुरू कर दी ऊपर, है ना, जो सैंड है वो इस बीम पे डालनी शुरू कर दी, ऐसे फेंकनी शुरू कर दी। तो क्या होगा, फेंकी, देखो ये मैंने सैंड का ही कलर लिया है यहाँ पे, तो इस तरह से मैंने शेप बना दी है। कहने का मतलब आपने कोई ऐसी कहीं ज़्यादा मिट्टी कहीं कम मिट्टी इस तरह से इस वाली सरफेस पे फेंकते चले गए, तो आप देख रहे हो इस तरह की शेप आ गई। तो आप कहीं ज़्यादा है, कहीं डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे वेट सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे डेप्थ सबसे कम है तो यहाँ पे डेप्थ सबसे कम है। लेकिन जो वेट है ऑफ द सैंड, weight of the sand is distributed from point A to point B along the entire length of the beam। तो ये जो है इस तरह से weight of the sand is completely distributed along the entire length of the beam। That's why ये जो पूरा sand का जो load है, ये इस तरह का जो load distribution है on the beam, this is called the distributed load। तो कुछ दिमाग में पिक्चर आई कि किस तरह से कैसे load distributed होता है। यस सर। अब जो है, अब हमें इसका फाइंड आउट करना रिजल्टेंट। अब देखो इस तरह के सिस्टम का, ऊपर वाला जो डायग्राम है, इस तरह के सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने अपना दिमाग लगाया और चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करी कि भाई चीज़ों को आसान कैसे करें। तो हमने अपना दिमाग क्या लगाया, हम क्या कर सकते हैं, मान लो इस पे एक एज्यूम कर सकते हैं कि भाई, एज्यूम के एक्चुअल में होता ही ये है कि मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया, यहाँ से यहाँ तक कोई एक पॉइंट लिया, यहाँ से यहाँ तक इस पे करोड़ों पॉइंट लिए जा सकते हैं। तो मैं एक पॉइंट की लेके बात करता हूँ। इस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक इनफाइनाइट, मान लीजिए 1000 सैंड पार्टिकल्स, 1000 सैंड पार्टिकल्स, और एक हर पार्टिकल का, अच्छा किसी भी बॉडी का जो वेट है उसकी एक खास बात होती है, चाहे किसी भी शेप की बॉडी हो। मान लीजिए चाहे बॉडी इस तरह की शेप की है, चाहे इसे ऐसे रखा जाए, चाहे इसे ऐसे रखा जाए, चाहे इसे ऐसे रखा जाए, हर बार जो वेट लगेगा वो इट विल ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वेट की खास बात होती है, ये वेट की खास बात होती है। चाहे बॉडी का ओरिएंटेशन कैसा भी हो, वेट ऑलवेज एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। चाहे आप लेटे हुए हो, चाहे आप खड़े हुए हो, चाहे आप थोड़े से तिरछे होके खड़े हो जाओ, तब भी आपका वेट तीनों सिचुएशंस में इट विल एक्ट ऑलवेज वर्टिकली। वर्टिकली वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, और ध्यान दें वर्टिकली ही लगेगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से टिल्ट हो गए तो वेट भी जो है तिरछा हो गया ना, वेट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली। तो वेट की खास बात यह है कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे 1000 पार्टिकल्स हैं, इन सभी पार्टिकल में वेट भी होगा। ठीक है, मान लो माइक्रो में हो वेट, बहुत कम वेट हो, लेकिन होगा तो सही। अब ये सारे के सारे पार्टिकल, 1000 पार्टिकल हैं, उन सभी का वेट ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप जब जानते हो, मान लीजिए एक लोड ये है, एक लोड ये है, एक लोड ये है, फिर एक लोड ये है, इन सभी का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो इन सभी का रिजल्टेंट कितना होता है, नीचे एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए ये 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन, तो टोटल मिला के जो रिजल्टेंट होगा वो 4 न्यूटन होगा, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ऐसे ही अगर हम एक पार्टिकल एज्यूम कर लें, उस पे करोड़ों पार्टिकल, उस पे 1000 पार्टिकल्स हैं, उन सभी का वेट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ तक बात समझ में आती है, नहीं आती? बताओ। यस सर। अब यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे पार्टिकल्स लिए जा सकते हैं, उन सभी पे मैं जो है सभी पे उन पे डस्ट पार्टिकल्स का वेट एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये शेप कुछ आपकी इस तरह की बन गई।
ये शेप मैंने यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, ये तो मैंने थोड़े लिए हैं, इसमें हजारियों करोड़ों पॉइंट्स भी यहाँ से यहाँ तक लिए जा सकते हैं। तो आपका इस तरह का शेप बन गया। क्वेश्चन अब ये था इनिशियली, लेकिन अब ये बन गया। अब क्वेश्चन हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड, नेचर ही चेंज कर दी हमने। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था, तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब ये आप मुझे सिर्फ इन ये जो फोर्स नजर आए आपको, तो ऑल दीज आर द पैरेलल फोर्सेस, आप इन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट मुझे बता दो, तो मैं इसका रिजल्टेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लूँगा। तो क्वेश्चन की नेचर थोड़ी सी चेंज होगी और हमारे लिए थोड़ी आसान होगी, क्योंकि हम पैरेलल फोर्सेस के रिजल्टेंट को डील करना अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए अब क्वेश्चन आपका हैज बीन चेंज्ड। ये जो है सिचुएशन अब आ गई है, हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस पैरेलल फोर्स सिस्टम, और ये हमारे लिए थोड़ा आसान है। तो ये जो सिचुएशन आपके पास निकल के आ रही है कि अब आपने इस सिचुएशन से चीज़ें इस तरह की मोल्ड कर ली, अपने फेवर में कर ली, आसान कर ली, क्योंकि अब आपको इन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, और जब इनका रिजल्टेंट जो भी होगा वही आपके डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का रिजल्टेंट होगा, आपके पास आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें आपकी हैं क्लियर? ये बताओ। तो अब हम कहते हैं कि भाई रिजल्ट, अब हमने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो कैसे इंडिकेट करा जाता है, यही तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को इंडिकेट करने का। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज इंडिकेटेड बाय सीरीज ऑफ लाइंस। हमने इस तरह से विद एरोस इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ लोड पर यूनिट लेंथ, जो मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ। तो हमारे सिलेबस में लेंथ है सिर्फ यहाँ तक है, आगे मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये हमारे सिलेबस की बात है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आप पहले लेंथ की टर्म में समझो, क्योंकि हमने बीम की लेंथ ली है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लेंथ है बीम की, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस बीम। तो हम अभी सिर्फ लेंथ के टर्म में बात कर रहे हैं। तो ये जो अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को इंडिकेट करना चाहते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का इंडिकेशन जो है इट कैन बी इंडिकेटेड बाय ए सीरीज ऑफ लाइंस विद एरोस। ये इस तरह का इंडिकेशन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट आप कहीं भी अगर मैं ये लिख दूं कि भाई इसका जो लोड है इसकी वैल्यू W न्यूटन पर मीटर होती है। W से हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को इंडिकेट करते हैं, स्मॉल w से। कैपिटल W से टोटल लोड को इंडिकेट करते हैं जिसकी यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं जिसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। न्यूटन पर मीटर का मतलब इंडिकेशन होता है कि भाई इट शोज द nature of the distribution with respect to the length, means we can say 1 meter is equal to W small w न्यूटन। ये कहने की कोशिश कर रहा है। मैंने बताया था ना आपसे 20 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर में जो डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ कैपिटल W का मतलब हो गया न्यूटन। कैपिटल W का मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया, जैसे यहाँ समझने की कोशिश करो वापस, मैं यहाँ पे लेके आऊँ अगर आपको। मैंने आपसे कहा था केबल का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि भाई 10 मीटर केबल है और उसका टोटल लोड 200 न्यूटन है। इसका मतलब कैपिटल W की वैल्यू हो गई 200 न्यूटन। टोटल लोड कैपिटल W, टोटल, जहाँ वर्ड आ गया ना टोटल, रिजल्टेंट टोटल। लेकिन आपने कहा नहीं जी हमें तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड चाहिए इसका, तो मैं कहूँगा स्मॉल w इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल w शोज द डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और यहाँ पे इसकी जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर है, क्योंकि ये यूनिट ये बताती है कि भाई 1 मीटर में 20 न्यूटन लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक बात होती है टोटल लोड, टोटल लोड का मतलब पूरा 10 मीटर का केबल है। जैसे कि आप यहाँ से, जैसे कि इसकी बात कर लें, 1 मीटर में मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ अगर निकालूं तो, वही 1 मीटर में 20 न्यूटन लोड। आपके पास 10 मीटर केबल है, तो 10 मीटर केबल में टोटल लोड कितना होगा 200 न्यूटन। तो ये जो 200 न्यूटन आया ये तो कैपिटल W आया, और ये जो 20 न्यूटन पर मीटर था, 20 न्यूटन पर मीटर था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वैल्यू है W, स्मॉल w। तो ये जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, इट इज द यूनिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये जो यूनिट होती है न्यूटन, दिस इज द यूनिट ऑफ द टोटल रिजल्टेंट लोड। बताओ चीज समझ में आई क्या? यस सर। यहाँ पे भी यही बात हो रही है, यहाँ पे बस मैं इंडिकेशन शो कर रहा हूँ। अगर मैं, हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट लोड को सर हम किससे इंडिकेट करेंगे?
पॉइंट लोड जो होगा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा, उसे हम कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। हमेशा पॉइंट लोड को हम कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं या पी से इंडिकेट करते हैं, जिससे भी आपको करना है हम उसे कंप्लीट, उसकी जो यूनिट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूनिट। जो पॉइंट लोड की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है। पॉइंट लोड की जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर होगी। फर्क यहाँ पे है। तो इसे, हाँ समझ रहे हो, इसे स्मॉल डब्ल्यू से इंडिकेट कर लेते हैं और इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट कर लेते हैं। तो इंडिकेशन, हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। पूछो क्वेश्चन। अरे पूछो भी। स्मॉल डब्ल्यू सर, स्मॉल डब्ल्यू तो हमेशा छोटा होगा कैपिटल डब्ल्यू से। हाँ यहाँ पे देखो, बात छोटे और बड़े की नहीं है, बात है सिर्फ डिफरेंशिएशन की। और वैसे भी तुम कहोगे छोटा ही होगा वाकई में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू तो हमेशा ही छोटी है। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले तो रहा हूँ भाई, जैसे यहाँ पे जो कैपिटल डब्ल्यू है वो आपका 200 न्यूटन है, टोटल लोड है वो पूरी 10 मीटर लेंथ का टोटल लोड, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड पर मीटर का बता रहा है वो, तो वो 20 न्यूटन पर मीटर है। तो ये हमेशा वाकई में छोटा ही होगा। जो भी तुमने, चलो अच्छी चीज हमें और सिखा दिया नया क्वेश्चन पूछ के कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाकई में जो है इस टोटल लोड से छोटा ही होगा, ठीक है। यस सर। और कोई बताओ, अब आगे बढ़े। यस सर। तो अब देखो, जब ये जो डायग्राम है, अगर मैं इसे कहीं भी अगर इस तरह का एरो लगा दूं, इस तरह का एरो, मान लीजिए W न्यूटन पर मीटर, W न्यूटन पर मीटर का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये हो गया फॉर एग्जांपल, जो मैंने पीछे लिया था, वैसे तो अभी W से ही समझो आप, W न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं भी इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आपको इस तरह के जो डायग्राम है उसमें एरो लगा के आपसे ये वैल्यू दे दी जाएगी, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1 मीटर पे 20 न्यूटन का है, 2 मीटर पे 1 मीटर पे 20 न्यूटन का नहीं, मतलब 1 मीटर पे W न्यूटन का डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 मीटर पे 2W हो जाएगा, 3 मीटर पे 3W हो जाएगा, 4 मीटर पे 4W हो जाएगा। तो एक रिलेशनशिप मेंटेन होती है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप देखो, इस डायग्राम में लोड का वेरिएशन शो हो रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। इस डायग्राम में लोड का वेरिएशन शो हो रहा है कि भाई इस वाली हाइट पे जो है लोड ज्यादा होगा क्योंकि हाइट ज्यादा है, इस पे ज्यादा मिट्टी पड़ी होगी, इस पे हाइट कम है तो इस पे कम मिट्टी होगी, तो इसका मतलब कम जो है यहाँ पे लोड होगा। तो दिस डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ द लोड अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, तो दिस डायग्राम इज आल्सो कॉल्ड द लोड डायग्राम। दिस इज आल्सो कॉल्ड द लोड डायग्राम। कि ऐसा डायग्राम जो लोड के वेरिएशन को शो करे अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, दिस इज कॉल्ड द लोड डायग्राम। तो यहाँ तक जो बात हो रही है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को इंडिकेट करा जाता है सीरीज ऑफ लाइन से विद एरोज। इसका मैग्नीट्यूड जो है हम देते हैं न्यूटन पर मीटर से जब हम लेंथ बीम की बात करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे बताई है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी होता है, जो हमारे सिलेबस से बाहर है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना न्यूटन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन जो है लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए इसकी यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है। अगर रिलेशन इस तरह से, वो पर मीटर स्क्वायर की बात करेगा, यहाँ पे हम पर मीटर लेंथ की बात करते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो वो कहेगा कि 1 मीटर वॉल्यूम में इतने न्यूटन लोड है, मान लीजिए 20 न्यूटन लोड। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है वो मीटर क्यूब के हिसाब से हो रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से शो हो रहा है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20 न्यूटन है। अगर टोटल वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब है तो यहाँ पे जो टोटल लोड होगा वो 400 न्यूटन। ठीक है, तो क्योंकि हमारी ये वाली चीज़ सिलेबस में नहीं है इसलिए ज़्यादा इसमें बोधर होने की जरूरत नहीं, बस आप लेंथ वाली चीज़ है वो हमारी है। यहाँ तक बात समझ आता है? बताओ जरा। यस सर। हेलो। यस सर। अब देखो हमारी मेन चीज चली यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारी बात हो गई। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड? अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में टाइप्स, पहले मैंने आपसे बात करी
भाई पहले तो है टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात हुई, पहला हो गया पॉइंट लोड, सेकंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब आगे क्वेश्चन होता है कि टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते कितने तरह के हैं? तो मैंने आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 2 तरह का लोड का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पहला, अगर इसे मैं क्लासिफाई करता हूँ, क्या कह रहे हो? हेलो, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सर 2 टाइप के होते हैं, पहला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यस, पहला तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे हम शॉर्टकट में यूडीएल बोलते हैं। यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और सेकंड वन होता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग। ये वाला डायग्राम है उसका, यूनिफॉर्मली वेरिंग, उसका नाम कहाँ गया? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वेरिंग वी यूवीएल। तो पहला लोड यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दूसरा यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो पहले हम बात करते हैं यूडीएल की और फिर बाद में करेंगे बात हम यूवीएल की। तो हम यूडीएल के देखो, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है द लोड दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड when load per unit length of the beam is constant, load per unit length of the beam is constant। याद रखें, याद रखेंगे, अभी समझा ही दूंगा मैं तुम्हें, कोई याद रखने की तो बात मैं रखता ही नहीं हूँ, समझा दूंगा पूरी तरह से क्या मतलब। when load per unit length of the beam is constant, load per unit length of the beam is constant का मतलब है, मैंने आपको ये एग्जांपल लिया था, देख रहे हो, ये वाला एग्जांपल दिखाई दे रहा है, वाटर टैंक वाला एग्जांपल। इस एग्जांपल में सिर्फ आप बॉटम सरफेस को देखो, बॉटम सरफेस को, इस पूरी बॉटम सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है बेसिकली। यहाँ पे इस वाटर की वजह से इस पूरी बॉटम सरफेस के हर पॉइंट पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। प्रेशर की वैल्यू निकलती है रो जी एच से। अगर ये हाइट एच है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक वाटर भरा हुआ है, तो इस पे हर पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? रो जी एच। बोलो जी, है या नहीं है? यस सर। अब रो जो प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसके हर पॉइंट पे जो फोर्स लगने वाला है वो प्रेशर इंटू एरिया लगने वाला है, जो जहाँ पे प्रेशर कितना है? रो जी एच। कहने का मतलब ये है, मेन मोटो यहाँ पे मेरे बताने का ये है कि बॉटम वाले पोर्शन पे जो पूरे का पूरा वेट पानी का भरा हुआ है, ये वेट जो है एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहा है। इसकी बॉटम पे हर पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो लोड कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी, उसमें कोई भी वेरिएशन लोड में नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आती है? नहीं आती? भाई लोड में वेरिएशन देखो कैसे हो जाएगा, जब पानी ऊपर तक बिल्कुल बराबर भरा हुआ है, सीधा टैंक रखा हुआ है, पानी का तल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो नीचे हर पॉइंट पे, नीचे वाली तली पे हर पॉइंट पे जो फोर्स लगने वाला है, क्या वो कांस्टेंट नहीं होगा? बोलो। यस सर, होगा। तो अब देखो, मैं बाकी चीज़ आपको अभी इसमें बहुत कुछ अभी बताने को रह गया है, मैं अभी से आपको अच्छे से समझाता हूँ इसे अगले वाले लेक्चर में। अभी आपका टाइम ओवर हो गया क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लेक्चर, अगला वाला लेक्चर भी अटेंड करना है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपकी जो है ये वाली क्लास यहीं रोकता हूँ और आपकी अटेंडेंस डाउनलोड करता हूँ। अगले वाले उसमें भी देखो, मिस मत करना कोई भी लेक्चर। मैं इसे और अच्छे से जो है अगली बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल पड़ा है अभी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है, जब तक ये बढ़िया से समझ में नहीं आएंगे तब तक हम बस इसे करते ही हम एसएफटी बीएमडी पे। हाँ सर, शाम में आपकी लेक्चर है सर? शाम में नहीं, आपकी लेक्चर अब तो कर लिया मेरी लेक्चर। अच्छा ठीक। अब कल ही है ना? चलो ठीक है।
म्यूट कर लीजिएगा आप। सर दर्द दे रहा। Hello. हेलो मैम। Yeah, is my voice? Good afternoon. Is my voice audible to all? बैकग्राउंड साउंड ज्यादा है। बैकग्राउंड में किस चीज की आवाज आ रही है? क्या मैम बहुत नॉइजी साउंड आ रहा है। बट हवा का आवाज आ रहा मैम। ओके ओके ओके, ये जस्ट आप लोगों को बस ये कन्वे करना था खाली, ये दैट आई विल जस्ट डाउनलोड योर अटेंडेंस फॉर टुडे। फाइन। एक्चुअली आई एम समवेयर इन अर्जेंसी, मेरे को अपनी मदर को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा है, तो मैं सिर्फ आप लोगों की अटेंडेंस एक बार डाउनलोड कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है? सो टुडे आई विल नॉट टेक योर क्लासेस। फाइन। ओके मैम, फाइन मैम। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आप लोगों के पास अटेंडेंस डाउनलोड करती हूँ बिकॉज आई हैव टू रश टू हॉस्पिटल, माय मदर इज नॉट वेल। ओके फाइन, मैंने कर लिया डाउनलोड। ओके फाइन। ओके मैम, बस ओके टेक केयर। ओके ओके ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। अभी चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर एक बात बोलना था सर। हाँ बेटा बताओ। सर शिवम के सर दादाजी सर अभी आधे घंटे पहले एक्सपायर हो गए सर, तो उनका उसका अटेंडेंस लगा दीजिएगा सर, वो क्लास नहीं कर पाएगा। क्या बात होगी? वही कोरोना? कोविड से सर हो गए सर। क्या तो नाम सर था? थोड़ा उसका अटेंडेंस शिवम, ओनली शिवम। अच्छा चलिए मैं लगा दी, वो तो रेगुलर स्टूडेंट हैं बेचारे। हाँ भाई अब के सब बिल्कुल केयरफुल होके रहिए, हर जगह जहाँ भी रहो थोड़ा सा बिल्कुल केयर रखो अपने आप को, ठंडे चीज़ों से परहेज करो, है ना? क्योंकि पिछले साल से अब के कम से कम 50 गुना है, ऐसा लगता है। अब के नहीं समझने में आ रहा है। हालात दिन पर दिन बदतर होते चले जा रहे हैं।
आप तो बोले थे अब ठीक हो रहा है। मतलब चारों जगह से न्यूज आ रही हैं, आज ये चले गए, आज वो चले गए। कल कॉलेज बंद था, किस वजह से बंद था ये आपको पता होगा? यस मेरा पड़ोसी चल गया सर अभी 10 मिनट पहले सर। अपने जो हाँ, जो चेयरमैन साहब हैं, यस सर, हाँ, उनके दामाद बीएल गुप्ता हाँ, दामाद डेथ कर गए। जिनकी उम्र अप्रोक्स 28-30 साल थी, ज्यादा नहीं थी। अभी 4 साल पहले न्यूली मैरिज थे, 4 साल का तो बच्चा है उनका बेचारे का। बताओ, ऐसे बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग चले गए। पता नहीं कौन सी आपदा आ गई है देश पर। आप भी ध्यान रखिए सर अपना। स्टार्ट करें, बताओ। बच्चों देखिए बेटा, कल एक्चुअल में मैंने आपको जो भेजा है ना नोट्स, हेलो, यस सर। नहीं, मैंने ये जो आपको पीपीटी सेंड की है वो तो है ना आप लोगों के पास? हाँ, मतलब पूरा टोटल है। हाँ, इसमें अब जो है कल और मंडे को भी कॉलेज बंद है, अभी नोटिस आ गया है। तो हम लोग कल मंडे तक, सरकार का आदेश है। हाँ, कोविड की वजह से सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है मंडे तक, ऑल ओवर। कल से सर? सर कल से। इसलिए हम जो क्लास लेंगे अब कल और अगले हफ्ते पूरे घर से क्लास पढ़ाएंगे, और मोबाइल से पढ़ाऊंगा मैं आपको। कल आप पढ़ाइएगा सर? हाँ, क्लास में लूंगा, घर से लूंगा, मोबाइल से लूंगा। तो इसलिए पीपीटी हो सकता है इसमें शेयर हो या ना हो, लेकिन मैंने आप लोगों को पीपीटी भेज दी है। आप व्हाट्सएप वाली पीपीटी को ओपन कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक है सर। सर जब ये खत्म हो जाएगा ना सर, एक तो क्लास में मतलब सारा एक बार रिवीजन करवा दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल करवा दूंगा बेटा। अब घर बैठ के अगले हफ्ते में इसका पूरा रिवीजन ही कराना है। कुछ आगे का भी पढ़ाऊंगा, कुछ पीछे का भी पढ़ाता रहूंगा, है ना? यस सर, रिवीजन करवा दीजिएगा। तो आप लोग ये मत कहना कि इस पे शेयर नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मोबाइल से शेयर होना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी। और तो आप लोग अपने जो व्हाट्सएप पे भेजा था मैंने पीपीटी, या किस पे भेजी है? व्हाट्सएप पे ही था। हाँ, तो व्हाट्सएप पे तो आप इजीली ओपन कर सकते हो उसे। हाँ, तो आप कल से जो है व्हाट्सएप पे पीपीटी ओपन करिएगा, और उससे आगे जितना भी होगा वो मैं बताऊंगा आपको। मैं सबसे पहले इसका मेन पार्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। कौन सा मेथड चल रहा था हमारा, ये बताएं। क्या बोले सर? मैंने सुबह आपको रिवीजन कराया था ना? 1 सर। हमें तो सर रिवीजन हो रहा था। यस सर, सुबह रिवीजन बच्चे आ गए, वो भी ढंग से तमीज से पढ़े नहीं बच्चे। क्या ये क्वेश्चन हो गया था दूसरे वाला? यस सर, ये सब तो हो गया था। तीसरा नेक्स्ट मेथड था आपका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में मैंने कुछ बताया आपको? सर बताए तो थे, बट फिर से एक बार रिवीजन करवा दीजिए ना। हाँ, बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल फॉर्म आपसे ये कहती है, नॉर्मल फॉर्म क्वेश्चन के आगे क्लियरली मेंशन होता है, सॉल्व यूजिंग नॉर्मल मेथड और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। कुछ सोचने की तो जरूरत हुई नहीं, फिर तो हमें इसी से मेथड से करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखाई दे रही है। मीन्स हम जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसे इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ठीक?
और जब आप इससे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, PQR वैल्यू निकालते हैं। और बाय दिस मेथड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉइंट देखिए 7 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताइएगा। Normal form is given by d2b Normal upon form dx is square given plus by ib d equal square to b s. by dx Clear? square Solve for b. plus मीन्स ib बराबर s। ऐसा मीन्स हमारा एम है, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है हमें उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें हमें नीड है किसकी, आई की और एस की। इसीलिए आई का देखिए ये फॉर्मूला दे रखा है और एस का आपका ये दे रखा है। आई की वैल्यू होती है q माइनस हाफ dp अपॉन dx माइनस पी स्क्वेयर अपॉन 4 एंड s इक्वल टू r अपॉन u। हमें आर रियल नंबर सर, r रियल नहीं, r जो इसमें R तो इक्वेशन में वैल्यू दे है ना, रखा है, तो r की जो वैल्यू है जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो p q r की वैल्यू निकल के आएगी। हम इसमें i में और s में p की q की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से i और s निकल के आएगा, लेकिन s को देखना s क्या लिखा हुआ है, r अपॉन u। इसीलिए हमें u की वैल्यू सबसे पहले निकालनी पड़ती है, और u की वैल्यू कितनी होती है, u इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx होती है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, आ गया समझ में। यस सर आगे। अब इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन तो क्या होता है, y इक्वल टू यू इंटू वी होता है। मीन्स u की वैल्यू तो आपने ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल दी, और v आप कहाँ से निकालेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालेंगे। इसमें i और s की वैल्यू रखनी पड़ती है। मैं क्वेश्चन कराऊं जिससे क्लियर हो जाए। सर 2 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट हाँ, बस पढ़ ले नोट एक बार कर, इसको। कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए आप आराम से। सर एक बार 5th लाइन बता दीजिए। मीन्स हमारा जो एम है, अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपसे कहा है कि सॉल्व यूजिंग नॉर्मल मेथड और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। यही वर्क हमने पहले वाले मेथड में किया था। क्लियर है यहाँ तक? सर ये 5th लाइन मैं बता रहा हूँ, सारा पूरा दोबारा बता रहा हूँ, आप 5th को भूल जाइए क्या लिखा हुआ है ना, पहले आप इतना सोचिए, मैं जो बता रहा हूँ आप उसे समझ लीजिए। 5th लाइन क्या है उसे भूल जाइए, क्वेश्चन आएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। मीन्स पहले पी क्यू आर निकालेंगे। ये मेथड आपसे ये कहता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट इनटू d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इक्वल टू एस। मीन्स इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव वाला जो है स्टेप है ही नहीं, टर्म ही नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन इसमें आपको आई और एस की नीड है। आई और एस का फॉर्मूला तुम्हारे पास दे रखा है। आई की वैल्यू हम निकालते हैं q माइनस हाफ dp अपॉन dx माइनस पी स्क्वेयर अपॉन 4, और s की वैल्यू हम निकालते हैं r अपॉन u। लेकिन u क्या होता है, u सामने दे रखा है, e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रल p dx। इतना आप समझ लीजिए। लेकिन इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू यू इंटू वी होता है। u आपने यहाँ निकाल दिया और v आप ये जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है 7वें पॉइंट पर, उस इक्वेशन से हम निकालते हैं v की वैल्यू। समझ में आया या नहीं? यस सर समझ गए। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा। आपका जो 5th पॉइंट है, आपका 5th पॉइंट ये कहता है आपसे कि जो i की वैल्यू है मोस्ट प्रोबेबल या तो कांस्टेंट आनी चाहिए, जैसे 2 3 4 5 6 इस टाइप से, या फिर उसकी वैल्यू कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आनी चाहिए।
दो ही पर्टिकुलर वैल्यू होती है बस आई की। इसके अलावा अगर आई की कोई वैल्यू आएगी तो फिर हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये है आपके 5th पॉइंट का मीनिंग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए, आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन पे जाएं। देखिए, नोट करो इसे पहले, सबसे पहले सॉल्व बाय नॉर्मल मेथड। क्वेश्चन नोट किया? यस सर, हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी दे रखी होती है, जब आप उससे कंपेयर करोगे तो P की वैल्यू कितनी हो गई? -4x। और Q कितना हुआ? 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? और R की वैल्यू की नीड तो होती नहीं है, नीड है इसमें, सॉरी, R की वैल्यू की यहाँ नीड है। R की वैल्यू कितनी है? -3 e की पावर x स्क्वायर sin 2x। क्लियर? PQR निकल आया? यस सर। अब आप जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एज्यूम करिए। लेट y इक्वल टू u इंटू v बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आप वो फॉर्मूला लगाइए जो अभी मैंने आपको बताए थे। मीन्स u की वैल्यू कितनी होती है? इंटीग्रल e की पावर -हाफ इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? -4x है। -4x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -4x² आएगा, जो कि 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन्स e की पावर x², इसका u निकल आएगा। सर एक बार फिर से बताना सर, क्या कैसे होगा? e की पावर -हाफ इंटीग्रल p dx। p की वैल्यू कितनी थी? -4x थी। जब आप -4x को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आता है इंटीग्रेशन इसका? -4x² आएगा या नहीं? हाँ सर। तो 2 और 2 नीचे भी 2 4 हो गए, ऊपर भी 4 हो गए, तो 4 तो कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस। समझ गए सर। ठीक, u की वैल्यू आ गई। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आई होता है, जो पूरे क्वेश्चन को जो है आगे मूव कराता है। आई की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? देखना, पढ़ो फॉर्मूला पहले। सर 1 आया। Q -हाफ dp/dx -p²/4। आप इसको सॉल्व करके देखो बेटा, अलग से अपनी कॉपी में Q की वैल्यू रखो, जो P दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करो, -4 आएगा, और p² का मतलब 16x²/4 वैल्यू सारी रख के देखिए क्या 1 आ रहा है? यस सर। सभी लोग बताओ, 2 ही बताते हो, 2-4 बोल रहे हो और सारे बंद हैं चुपचाप। आई की वैल्यू 1 आ गई? सर आ गई। इसके बाद एस की वैल्यू निकालो। एस क्या है? R/U। आर की वैल्यू -3 e की पावर x² इंटू sin 2x/u। u की वैल्यू कितनी थी? e की पावर x² will be cancelled, we get s equal to -3 sin 2x। यस सर।
आप अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। हो गया सर। अब आप इसमें आई और एस की वैल्यू इससे जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है साफ 7 नंबर पर, नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय d2b अपॉन dx स्क्वायर प्लस आई इंटू बी इक्वल टू एस। इसमें आई sir. और एस की वैल्यू रख दो। जैसे ही आई एस की वैल्यू रखोगे दिखाई दे रही है इक्वेशन d2b अपॉन dx स्क्वायर प्लस b इक्वल टू -3 sin 2x। यस सर। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये पुराने वाला क्वेश्चन नहीं है? यस सर। हाँ सर। अब तो आप इसका सी एफ और पी आई निकाल दो, तो सी एफ और पी आई जो निकल के आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी? वो वैल्यू आपकी वाई का वैल्यू ऐड करने के बाद। नहीं बेटा, वो वाई की वैल्यू तो u इंटू वी है। ये जो इक्वेशन है नॉर्मल की फॉर्म वैल्यू वाली, ये आएगी। तो हाँ वो v की वैल्यू आएगी। आप इसमें से सी एफ और पी आई निकालो और v रखो, v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सर एक बार दोबारा से बता दीजिए इसके बाद क्या करना है? कौन सा पॉइंट बताऊं बेटा, ये बताओ मुझे। और सर ये एस निकालने के बाद, एक्स एस निकालने के बाद एस एस हमने निकाला, एस की वैल्यू आ गई, आई की आ गई, यू की आ गई। इसका पिछले वाला 7 पॉइंट देखिएगा, ये क्या कह रहा है आपसे। इसमें आपको आई और एस की वैल्यू रखनी होती है 7 पॉइंट में, ठीक है ना? बताओ, इसमें जब आप आई और एस की वैल्यू रखोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। आई की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू -3 sin 2x है। तो नॉर्मल फॉर्म आपकी बन गई d2b अपॉन dx स्क्वायर प्लस b इक्वल टू -3 sin 2x। अब ये क्वेश्चन पुराने वाला हो जाता है, लेकिन ये v और x में है, इसलिए इसका सी एफ पी आई जो आएगा वो v की वैल्यू आएगी, v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। और फाइनली u इंटू वी, यू की वैल्यू और v की वैल्यू रखेंगे तो वो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। हाँ बताओ बेटा, बोलो।
नहीं नहीं नहीं, मैं तो न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, अभी न्यूज़ आ गया बेटा। वो कल से जो है अब 3 दिन का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया यूपी में। हाँ, कंप्लीट लॉकडाउन। कल से, कल नहीं, सैटरडे संडे और मंडे। मतलब जब सरकार की आंख खुलती है, जब सब कुछ हो जाता है। पहले से अगर ये जब सरकार इलेक्शन खत्म हो जाता तब सर। हाँ तब सर इलेक्शन खत्म हो गया ना, दिल्ली तब में तो चल लगा रहा हुआ है ना लॉकडाउन। दिल्ली में इलेक्शन नहीं था ना, इसलिए लगा हुआ है। तो ऑफ कैसे लगा है? कल नहीं है, कल नहीं है क्या सर? अब बंगाल में क्यों नहीं लगा हुआ है? सभी बंगाल में जिससे भी सर टेस्ट हो रहा सब पॉजिटिव ही पा रहा। चलो यहाँ तक पहुँच गए आप लोग। हो गया सर, वही आ गई। ऐसा ये क्वेश्चन हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, नॉर्मल फॉर्म, आसान फॉर्म है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे, ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं होता है इसका। लेकिन याद रहे, इसमें आपको आई और एस की वैल्यू याद रखना बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसका नेक्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को तो बाद में कराऊंगा, 5th को घर से कल कराऊंगा, लेकिन इसका नेक्स्ट मेथड करा देता हूं जिससे आप लोग क्लियर कर लें। अभी जैसे आपने जस्ट नाउ अभी किया कि बाय नॉर्मल मेथड, अब ये मेथड है आपका चेंजिंग। सर क्लास बंद रहेगी क्या करना फिर? है हमें क्या? हेलो, क्लास बंद रहेगी सर या चालू रहेगी लॉकडाउन में? नहीं नहीं, क्लास तो चलेगी, घर से चलेगी बेटा, घर से मोबाइल से पढ़ाएंगे। ये तो गलत है। हाँ ये गलत है, सही बात है। घर पे बैठ रहे हो फिर भी गलत है। चलो नेक्स्ट मेथड देख लो। हाँ बिल्कुल सही बात है, घर में होते हैं तो और क्या करें बच्चे। अच्छा चलो आगे वाला मेथड देख लो, जिससे मैं कल इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को। इसमें चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इसमें भी क्वेश्चन अगर आता है तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन होता है, सॉल्व यूजिंग चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन इक्वेशंस में कौन सा होता था? एक्स होता है। मीन्स हम एक्स को जेड में चेंज करते हैं। इसका भी मेथड उसी टाइप का है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे कंपेयर करना है, हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। और जैसे ही आपकी वैल्यू निकल के आती है, हम सबसे पहले, आप तीसरे पॉइंट को बाद में देखना, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 पॉइंट पे जाएं, आप सीधे सीधे इस 6 पॉइंट में हमें किसकी, P1 की, Q1 की और R1 की। लेकिन P1 Q1 R1 का फॉर्मूला ये होता है, P1 Q1 R1, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। इसमें देखना PQR यूज हो रहा है, लेकिन हर जगह dz/dx का स्क्वायर आ रहा है, dz/dx है, एक जगह सेकंड डेरिवेटिव है। अब आप ये बताओ, एक थोड़ा सा सोचो इस क्वेश्चन में, कहीं आपने z की वैल्यू कहीं निकाली, कहीं आपने एज्यूम किया z को? कहीं dz/dx आया? सर तीसरी लाइन में तो है, लेकिन हमें कैसे पता कि dz/dx इतना ही होगा? आप याद कर लो, रट लो, इसमें क्या लिखा है उसे भूल जाओ। मैं जो बता रहा हूं आप मेरे वाला मेथड यूज करो। हम सीधे सीधे PQR निकालेंगे। P1 Q1 R1 की हमें नीड है, इसमें हम PQR रख तो सकते हो ना। अब दिस डिपेंड ऑन Q1, और ये Q1 कहाँ से आएगा? जिस क्वेश्चन में अगर हम मूव करें, आगे बढ़ें, तो देखना इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें PQR निकाला, PQR निकलने के जस्ट बाद आपको P1 Q1 R1 का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
अब तुम ये बताओ इसमें नोट किया क्या यहाँ तक? हो गया सर। यहाँ तक आ गए आप? सर एक क्वेश्चन था सर। बताओ। सर अगर कल क्लास लोगे तो टाइम सर बता देना सर, कितने बजे से लोगे? जो आपका टाइमिंग है उसी टाइम पे लेंगे बेटा। 9:15 कल का से? टाइम, सारे सब्जेक्ट का होगा या बस आप लोगे? कल की क्लास का टाइमिंग आपका है, आप A5 में हैं, यस सर। 11:45 से 12:35 है कल क्लास आपकी। सर सारे सब्जेक्ट की होगी क्या? हाँ सभी होगी, सारी क्लासेस चलेंगी, कोई क्लास कम नहीं है, सारी क्लासेस चलेंगी। है तुम्हारा 4x², इसीलिए हम यहाँ से एज्यूम करके चलते हैं हमेशा सारे क्वेश्चनों में, dz/dx² की वैल्यू हमेशा q के बराबर लेके चलते हैं। आप ये याद कर लीजिए, रट लीजिए। हर अगर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो q की वैल्यू हमेशा dz/dx² के बराबर होती है, अदरवाइज हम कहीं से निकाल ही नहीं सकते, सॉल्व भी नहीं कर सकते। और जैसे ही हमने इस वैल्यू को एज्यूम किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, dz/dx आ गया 2x, और इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट अगर करेंगे तो z की वैल्यू x² आ जाएगी। ये क्वेश्चन अगर हम इसे वेरिएबल सेपरेबल करें तो dz इक्वल टू 2x dx बनेगा या नहीं? यस और सर। जैसे ही हम इन दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे z की वैल्यू x²/2 x² आ जाएगी, ये आ रही है दिस। और इसको आप dz/dx जो आ रहा है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए तो सेकंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 2 आ गया। अब आप q1 p1 q1 तो आपने एज्यूम कर ही लिया है, तो q1 तो हमेशा 1 आना ही आना है, q1 पे तो कोई डाउट है ही नहीं, q1 हमेशा 1 आना है, जितना p है उतना q है। लेकिन याद रहे q की वैल्यू नहीं आएगा, इसीलिए हमें q की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव यूज करनी है, नेगेटिव नहीं करनी है। और जैसे ये वैल्यू निकल के आती है यहाँ से सीधे सीधे p1 q1 r1 सभी वैल्यू निकल के आ जाती हैं। p1 मोस्टली 0 आता है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें p1 की वैल्यू 0 आती है। क्या ये स्लाइड
अगर हो गया तो आगे बढ़ूं, आगे वाली स्लाइड दिखाऊं? यस सर। ठीक है, R1 की वैल्यू भी आ गई x²/4, लेकिन x को हमने z में बदला था। x² की वैल्यू देखिए प्रीवियस इसमें क्या दिख रही है, ऑन इंटीग्रेटिंग x² की जगह हमें z रखना है, तो इसलिए ये R1 की वैल्यू क्या हो गई, z/4। अब जो इक्वेशन थी जो मैंने आपसे बताई थी, देखना ये वाली P1 Q1 R1 d2y/dx², इसमें हमें P1 Q1 R1 की वैल्यू रखने के बाद सीधे सीधे ये इक्वेशन हमको दिखाई दे रही है। ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई आफ्टर पुटिंग P1 Q1 R1, और ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया, जिसका हम CF और PI इजीली निकाल देते हैं। लेकिन इसमें एक गलती है, उस गलती को दूर कर लो। क्या? ये x नहीं है, d2y/d z²। हाँ, जब z में कर दिया तो z ही आएगा ये। और यहाँ भी CF भी गलत लिखा है, CF भी z होगा, x नहीं होगा। और ये दोनों को z लिखिए यहाँ, ठीक। और z की वैल्यू है कितनी, एंड में आप z की वैल्यू रख दीजिएगा, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए या नहीं? एक बार रिवाइज करोगे तो आएंगे, क्योंकि कल इन्हीं क्वेश्चनों को फिर दोबारा कराऊंगा, इस पे अलग अलग 2 क्वेश्चन। बताओ यहाँ तक क्लियर? यस सर। मैं आगे, अच्छा इस पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन है सिर्फ, और एक क्वेश्चन नोट करा दूंगा मैं तुमको। बुक है सबके पास क्या? नहीं सर। चलो मैं क्वेश्चन लिख के भेज दूंगा तुम लोगों को, और एक एक 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पर बेस्ड। एक आगे वाले मेथड का नाम देख लीजिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये 100% हर साल आता है, कभी मिस नहीं होता है, और बहुत आसान है। मैं इसे आपको, इसका वर्किंग रूल आपके सामने दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्रीफ कर देता हूँ। बाय दिस मेथड गिवन differential equation, firstly finding complementary function। ये मेथड वेरिएशन पैरामीटर का मतलब होता है सॉल्विंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट यूजिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें इस मेथड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल बिना सॉल्व किए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इसीलिए इस मेथड का नाम होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स।
मीन्स जो ए बी जो कांस्टेंट C1 C2 हुआ करते थे, इनको वेरिएशन, इनका वेरिएट होता है, आपस में चेंज होते रहते हैं, और किस स्टेज पे क्या चेंजेस होती है वो हमें इसमें निकालना होता है। और उसके लिए आपकी बुक में सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे याद करो, अभी आप CF निकालते चले आ रहे थे, CF के दो पार्ट हुआ करते थे, एक ए C1 इंटू कॉस AX प्लस C2 इंटू साइन AX, या C1 e की पावर AX प्लस C2 e की पावर 2x, इस टाइप से होता था या नहीं? ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सिर्फ क्वाड्रेटिक मींस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही लगता है, थर्ड में फोर्थ में हम नहीं लगा सकते। इसीलिए इसका जो CF होता है उसका दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अब हम सपोज करके चलते हैं, लेट कंसीडर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस y इक्वल टू a इंटू यू प्लस b इंटू वी, वेयर u क्या है आपका CF का पार्ट, v क्या है, ये भी CF है। अब इन दोनों की हेल्प लेकर इजली u और v हम निकाल देते हैं, और u और v के लिए मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिखिए आप इसे। u और ये v, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, u डैश, इसको v डैश। ये हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है देखना, u इंटू V1 v डैश माइनस v इंटू यू डैश होता है या नहीं? यस सर। इसका डिटरमिनेंट अगर हम ओपन करते हैं तो u इंटू वी डैश माइनस यू डैश इंटू वी। आप अब पहले u और v निकालिए, उन दोनों को डिफरेंशिएट करिए, इसका डिटरमिनेंट बनाइए और उसकी वैल्यू निकालिए। देखना a के नीचे भी वही लिखा हुआ है और b के नीचे भी वही लिखा हुआ है। अब इसका फॉर्मूला याद करने का मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है, देखना इस y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी लिखा हुआ है, a की वैल्यू a के साथ क्या आ रहा है इसमें बताना। सर रिपीट एक बार। y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी लिखा हुआ है, इसमें a के साथ तो u है और b के साथ क्या है, v है या नहीं? तो हम a का फॉर्मूला बनाने के लिए a हमेशा नेगेटिव होता है और b हमेशा पॉजिटिव होता है। मीन्स इंटीग्रेशन के अंदर r के साथ v आएगा और b निकालने के लिए r के साथ u आएगा। डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में सेम है, जो हमने ये निकाला था अभी। इसी टाइप से हम a और b याद कर लेते हैं। याद करने की टेक्निक है, यहाँ से a निकालते हैं तो v आता है, b निकालते हैं तो u आता है। ये फॉर्मूले सिर्फ अगर तुम फॉर्मूले भी लिख के आ जाओगे, इंटीग्रेशन नहीं भी होगा तो आधे नंबर मिल जाते हैं आपको। 101% इसका क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, कभी मिस नहीं हुआ। चलो आज यहीं तक रहने दीजिए, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। मैंने सारे मेथड्स को आपको एक ब्रीफ में बता दिया है। इसके क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, मंडे को कराऊंगा, ट्यूसडे को कराऊंगा, 2-3 दिन तक इसका, और रिवाइज भी कराता रहूंगा आप लोगों को। अगले वीक में यही कराना है, ठीक है ना? हाँ सर, रिवीजन भी करवा दीजिएगा खत्म होने के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एंड है, ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तक एंड है, तो इसलिए अभी ये लास्ट ही टॉपिक है क्या सर इसका? हाँ ये इसका लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक तो एक और भी है बेटा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत गलत कर दिया है। इस यूनिट को, 2 यूनिट को मिला के 1 यूनिट बना दी थी। इसमें श्री आप लोगों को बिल्कुल एंड में कराते हैं, जब सिलेबस पूरा हो चुका होता है। तो ये इसमें मोस्ट प्रोबेबल ये एंड है इसका, इसीलिए अगले वीक में प्रैक्टिस करानी है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन मुझे कराने हैं, ठीक है ना? चलो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।
31 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और सुबह कितने थे? सुबह 35 के करीब थे। बताओ ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो चला गया हो? क्यों दोबारा लगवा रहे हो अटेंडेंस? सर सुबह मैं नहीं था। सर शिवम चला गया सर, एक तो सर चलो। शिवम चला गया सर, अच्छा, और का पता नहीं सर मुझे। अच्छा, ऐसा बच्चा बताओ जो सुबह नहीं थे अब इस टाइम प्रेजेंट हो, वो बता दो मुझे। सर माजिद। माजिद और सिंह। रोल नंबर बताओ। 059। मोहम्मद वाजिद, हेलो मोहम्मद वाजिद। सर रोहित शर्मा भी है। सर मेरा मॉर्निंग का चेक करना सर, राहुल चौधरी। नहीं लगा हुआ है सुबह का। यस सर। लगा देता हूं। राहुल चौधरी। अर्पित कुमार है? नहीं है। आयुष कुमार। सर अनुज सिंह सर। हाँ वो तो है। आयुष्मान भारद्वाज। आयुष्मान भारद्वाज। यस यस सर। यस सर। अच्छा चलिए, मोहम्मद वाजिद भी हैं। भास्कर कुमार। सर अनुज का ठीक। भास्कर। सर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा लगा दिया। लगा दिए। मोहम्मद राजा है? अनुज मौर्य सर। रोल नंबर 1 सर। अनुज हर्ष मौर्य। सिंह का लगा दिए हैं सर। किसका? हर्ष नहीं सिंह नहीं का सर, हर्ष सिंह का नहीं लगाइएगा। सुबह लग गया था सर। नहीं लगा दिया है। लगा थैंक हुआ यू सर। सर रवि का लगा हर्ष सिंह दीजिएगा। का सर, हर्ष सिंह सुबह। सर अनुज चलिए। मौर्य का बताइए सर। किसका? शिवम सिन्हा सर। हो गया सर, सबका लग गया। हो गया सबका लगा सबका दिया। लग गया। सबका लग गया। विवेक सर एब्सेंट है कंफर्म नहीं सर। लग गया। हेलो चलो अब आप सर लीव कर जाइए। सर लग गया ना अटेंडेंस?